हेलो स्टूडेंट्स, आपने स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज के बारे में सुना होगा, जिसको WHO ने 1980 में ग्लोबली इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन वही WHO का अब कहना है कि स्मॉल पॉक्स जैसी और भी बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं, वायरल डिजीजेज हैं, जो उससे भी कई ज़्यादा गुना एक तरीके से खतरनाक साबित हो सकती हैं और वो बहुत ही फास्ट रेट से स्प्रेड हो रही हैं। जिस रेट से स्मॉल पॉक्स भी फैल नहीं गया, उससे ज़्यादा रेट से, उससे ज़्यादा फास्ट रेट से ऐसी डिजीजेज फैल रही हैं, जिसमें से एक डिजीज है मंकी पॉक्स, एमपॉक्स। जी हाँ, रिसेंटली न्यूज़ में पता चल रहा है कि जो एमपॉक्स जो डिजीज है, जो जनरली जूनोटिक डिजीज कैटेगरी में आती है, जिसका मतलब है कि वो एनिमल्स से ह्यूमंस तक स्प्रेड होती है। एनिमल से स्प्रेड होने वाली डिजीजेस को जूनोटिक डिजीजेस बोला जाता है। लेकिन अभी ये डिजीज ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकती है, यानी एक ह्यूमन दूसरे पर्सन को भी ये डिजीज कर सकता है। मंकी पॉक्स वाली ये डिजीज को कर सकता है। रिसेंटली डिजीज जो हमारी ये अभी न्यूज में है, इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। एमपॉक्स, मंकी पॉक्स, क्लेड 1A, यानी इसके अंदर में दो कैटेगरी हैं, दो वेरिएंट्स हैं मंकी पॉक्स के। एक है 1A1 और एक है 2। 1 के अंदर भी फर्दर इसके सब डिविजन्स है, 1A 1B। 2 के अंदर भी फर्दर सब डिवीजन 1 सेकंड B और सेकंड A। इसके बारे में अगर बात करें तो ये अभी रिसेंट न्यूज से पता चला है कि ह्यूमन टू ह्यूमन भी इसको ये फैल सकती है, और इसके लिए हमारा जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन है वो खुद इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। जी हाँ, ह्यूमन में प्रेजेंट एक लिपोप्रोटीन, एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के अंदर में, ब्लड के अंदर में फैट लेवल को मेंटेन करता है। वही एक प्रोटीन एक इस चीज के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है कि वो हमारे जो मंकी पॉक्स वायरस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो किस तरीके से बिहेव करे। ये मंकी पॉक्स वाला जो वायरस है, ये हमारे अंदर प्रेजेंट जो अलिपोप्रोटीन जीन है उससे अफेक्ट हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। यानी जो हमारा जो जीन है, हमारा जो प्रोटीन है, वो खुद इसको म्यूटेट कर सकता है और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें वो कर सकता है। बात करते हैं मंकी पॉक्स की, तो सबसे पहले स्मॉल पॉक्स को 1980 में WHO के द्वारा ग्लोबली इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद कोई नया केस स्मॉल पॉक्स का हमने नहीं देखा है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम पॉक्स वायरसेस की अभी बढ़ती चली जा रही है, जिसमें मेनली हम बात कर रहे हैं मंकी पॉक्स की, जिसको सबसे पहले मंकी में देखा गया था, इसीलिए इसको बोलते हैं मंकी पॉक्स। वो WHO emphasized the importance of monitoring mpox especially in वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। जो फिलहाल के लिए भी वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका में ज्यादा ये एक तरीके से प्रॉन है, लेकिन अभी कुछ सालों से हम इंडिया के अंदर में भी 30 से ज्यादा केसेस देख चुके हैं मंकी पॉक्स से रिलेटेड। रिसेंटली 22 में भी एक केस देखा गया, जिसमें एक 37 ईयर ओल्ड पर्सन को हुआ था, लेकिन वो पर्सन UAE से इंडिया में आया था। कहा जा रहा है कि UAE से यहां से स्प्रेड गए डिजीज जो है एक तरीके से इंडिया में फैलती चली गई है। एमपॉक्स कंटिन्यू टू बी ग्लोबल हेल्थ कंसर्न डिस्पाइट स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन, यानी स्मॉल पॉक्स के खत्म होने के बाद भी ऐसी डिजीज में इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं, बॉडी के ऊपर में छोटे छोटे जो रेड स्पॉट्स से आ जाते हैं, रशनेस हो जाती है, और इसके अंदर में कई केसेस में डेथ भी हो जाती है। और इंडिया में भी एक ऐसी डेथ हो चुकी है मंकी पॉक्स की वजह से। बात करें मंकी पॉक्स की, तो जनरली ये एक जूनोटिक डिजीज है, जो कि जिसको हम एमपॉक्स वायरस बोलते हैं, और ये एक ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से रिलेटेड है, उस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इस बॉडी में रैशेस या फिर स्किन लेजन्स हो जाते हैं, और फेस पे हो सकते हैं, पाम पे हो सकते हैं, सोल्स पे हो सकते हैं, फीट के सोल पे हो सकते हैं, और बॉडी में कई जगह पे होने के इसके चांसेस है। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, अभी तक इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट या वैक्सीन या कोई मेडिसिन डेवलप नहीं की गई है। द ओनली वे टू प्रोटेक्ट दिस इज द प्रिवेंशन। हम इससे सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हैं, इसको स्प्रेड होने से सिर्फ बचाने की कोशिश की जा सकती है। हम इससे लड़ नहीं सकते आज के टाइम पे। For mpox, it may be treated with some antiviral drugs used to treat the smallpox, यानी जो पहले जो स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन्स डिराइव की गई थी, डेवलप की गई थी, उसी से इसका इलाज किया जाता है, लेकिन जो कि 100% एक तरीके से क्योरेबल नहीं है। फिलहाल के लिए हमें पता चला है कि जो ये हमारे सिम्टम्स होते हैं, इसमें हेडेक हो सकता है, हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनके अंदर में गांठें हो सकती हैं, वो नोड्स जो हैं वो स्वेल कर सकते हैं, यहाँ पे
चिलिंग हो सकती है, यानी बॉडी के अंदर में बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होगी आपको, रैशेस हो सकता है बॉडी में, या मेल्जिया हो सकता है। मेल्जिया का मतलब हमारी बॉडी के मसल्स के अंदर और बोन्स के अंदर में हमें पेन भी महसूस हो सकता है अगर किसी को एमपॉक्स हो जाता है तो। WHO के अकॉर्डिंगली एक 2022 में ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। 23 में दोबारा से इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया, यानी हर साल इसमें कुछ ना कुछ केसेस आ रहे हैं जिसकी वजह से कुछ डेथ भी होती हैं, और जो WHO है उसको एक तरीके से इसको इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ता है। और WHO के अकॉर्डिंगली इसके अंदर में दो वेराइटीज होती हैं, क्लैड 1 और क्लैड 2। अब जो क्लैड 1 है और 2 है, दोनों एक तरीके से ये दो वेरिएंट्स है वायरस के जो अलग अलग तरीके से ह्यूमन के ऊपर इंपैक्ट करता है। 2022 का जो आउटब्रेक था, एमपॉक्स आउटब्रेक था, वो क्लैड 1B की वजह से आया था। स्पेशली सेंट्रल अफ्रीका में इसको डिक्लेयर किया गया था। दीज क्लैड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब क्लैड्स विद each showing different patterns of spread and severity of the disease, यानी इनके जो वेरिएंट्स हैं वो सीविरिटी और जो हमारी टाइप्स हैं उसको डिसाइड करते हैं किस टाइप की डिजीज होगी, उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होंगे, ये डिपेंड करता है कौन सा वेरिएंट हमारी बॉडी के अंदर में एंटर किया है, आइदर इट इज क्लैड 1 और क्लैड 2। बात करते हैं एमपॉक्स इन्फेक्शन जो है पहले एनिमल टू ह्यूमन ही देखा गया था, यानी इसको मेनली डिसाइड किया गया था कि ये किस तरह की डिसीज होगी, तो जूनोटिक कैटेगरी में इसको डाला गया। जूनोटिक कैटेगरी में जनरली एनिमल्स से ह्यूमन तक ये डिजीज पहुंचती है, लेकिन अभी रिसेंटली पता चल रहा है कि क्लैड 1A जो इसका वेरिएंट है, यानी जो वायरस का वेरिएंट है, वो एक तरीके से बहुत फास्ट रेट से स्प्रेड हो रहा है, और वो जो डिजीज है वो ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफर हो सकती है, जो कि एक तरीके से सिग्निफिकेंट रोल माना जा रहा है, सिग्निफिकेंट शिफ्ट माना जा रहा है इस वायरस के बिहेवियर में और इसके पोटेंशियल में। बट इस चीज के लिए हमारा खुद का एक वायरस जो हमारा ये चेंज हो रहा है उसके लिए एक अलीपोप्रोटीन mRNA एडिटिंग एंजाइम कैटेलिटिक जो पॉलीपेप्टाइड है, ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी एक ऐसा अमीनो एसिड का एक ग्रुप है जो हमारी बॉडी में फैट लेवल को मेंटेन करता है। यही एक ऐसा प्रोटीन है जो वायरस के जीन्स को म्यूटेट कर देता है, तो कभी उसको म्यूटेट करके एक्टिव बना देता है और कभी उसको डीएक्टिवेट कर देता है। तो कभी इस पर्टिकुलर प्रोटीन की वजह से जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये वायरस बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है, और कभी इसी प्रोटीन की वजह से म्यूटेशंस कुछ इस तरीके से होते हैं कि हमारे जो वायरस है वो एक तरीके से डीएक्टिव हो जाता है और हमारी बॉडी में डिजीज नहीं कर पाता। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इसको बोलेंगे एपोबैक प्रोटीन कैन फोर्स म्यूटेशन ड्यूरिंग वायरस रेप्लिकेशन। इसका फुल फॉर्म जैसा भी मैंने बताया अभी अलीपोप्रोटीन होगा। अलीपोप्रोटीन जो mRNA है उसका जो एंजाइम एडिटिंग है उसका पॉलीपेप्टाइड को बोलते हैं हम एपोबैक, यानी इसके अंदर में प्राइमरी म्यूटेशन होगी, कन्वर्ट कर देगा साइटोसिन इनटू थाइमाइन। जैसे कि आप जानते होंगे डीएनए के अंदर में 4 चीजें होती हैं, A इज अटैच्ड विद T एंड G इज अटैच्ड विद C। G जो है वो C के साथ अटैच्ड होता है और A और T दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे जो थाइमाइन है जो वो एक तरीके से साइटोसिन को रिप्लेस कर देता है, यानी साइटोसिन को हटा के यहाँ पे थाइमीन लग जाता है, जिसकी वजह से ये म्यूटेशन हो जाती है और ये जो वायरस है ये अलग तरीके से बिहेव करने लग जाता है। ये कई बार हमारी बॉडी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और कई बार हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है। इसका ये बिहेवियर कि ये पॉजिटिव करेगा या नेगेटिव, ये अभी तक रिसर्च का पर्पस है, रिसर्च में कि इसको दिया जा रहा है, यानी अभी तक इसके ऊपर में कंफर्म नहीं हुआ है कि ये हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट करेगा या नेगेटिव। बट यस, ये हमारा खुद का एक प्रोटीन है एपोबैक अलीपोप्रोटीन, जो कि इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है। रिसेंट रिसर्च में पता चला है कि ये हमारा मेनली जो सर्कुलेटिंग एमपॉक्स स्ट्रेन है उसके अंदर में म्यूटेशन किया है, जिसकी वजह से ये एक एक्टिव रोल बताया जा रहा है इसके एवोल्यूशन और एडाप्टेशन में। किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर में एडप्ट करेगा, किस तरीके से इवॉल्व होगा, ये सब डिसाइड करने वाला हमारा खुद का प्रोटीन है एपोबैक। A study published in the Science revealed that mutation in mpox DNA, जो mpox DNA के अंदर में जो म्यूटेशन है पर्टिकुलरली इन द क्लैड 2B, वो
किससे एसोसिएटेड है? वो एपोबैक से और उसकी एक्टिविटीज से एसोसिएटेड है। एपोबैक इंट्रोड्यूस अराउंड 6 म्यूटेशन एवरी ईयर, यानी हर साल ये एक तरीके से 6 म्यूटेशन कर देता है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल नेचर है वायरस का वो हमें पता चल नहीं पाता, कंट्रीब्यूटिंग टू द वायरस एबिलिटी टू इवॉल्व एंड स्प्रेड इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। यानी हर साल अगर ये 6 गुना, अगर ये 6 टाइम्स अगर ये म्यूटेट कर देगा, उसका बिहेवियर चेंज कर देगा, तो हमें एक्चुअल बिहेवियर का पता नहीं चल पाएगा। लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंगली एनिमल टू ह्यूमन होने वाली जो डिजीज है अभी ह्यूमन टू ह्यूमन हो चुकी है, और 63% जो म्यूटेशन है इन द करंट आउटब्रेक वर कंसिस्टेंट विद दिस कॉज्ड बाय द एपोबैक। और जो होने वाली 63% जो म्यूटेशंस हैं और जो चेंजेस है इस वायरस में, उसके लिए हमारा खुद का ये जो प्रोटीन है एपोबैक, यही रिस्पॉन्सिबल है। विद द रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इन क्लोड 1A डज नॉट ऑल्टर वैक्सीन स्ट्रेटजीज, इट द नीड फॉर कॉन्टिन्यूड विजिलेंस। यानी एक तरीके से हम इसके लिए अपनी वैक्सीन और ट्रीटमेंट को बदल नहीं सकते इंस्टेंटली, हमें जरूरत है कि इसके बिहेवियर को हम पहले स्टडी करें, 1A क्लैड 1A के बिहेवियर को स्टडी करें और उसके बेसिस पे फ्यूचर में हम इससे कोई वैक्सीन प्रॉपरली डेवलप करें। डिफरेंट एम्पॉक्स क्लेड्स रेस्पॉन्ड वेरिएबली टू एंटीवायरल ट्रीटमेंट। अलग अलग तरह के जो एम्पॉक्स के क्लेड्स हैं, यानी जो इसके वेरिएंट्स हैं, अलग अलग तरीके से एंटीवायरल ट्रीटमेंट उसके लिए चाहिए। हमें लिमिटेड वैक्सीनेशन सप्लाईज जो होती हैं अफेक्टेड एरियाज में, ये इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, इसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाता। स्पेशली अफ्रीका की जो पुअर कंट्रीज हैं, वहां जब ये आउटब्रेक आता है तो ये बहुत फास्ट रेट से स्प्रेड हो जाता है, और उतनी जो हाइजीनिक कंडीशन और वायरल एंटीवायरल जो डिसीजेज है वो उतनी अच्छी तरीके से क्योर नहीं हो पाती डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। कंक्लूजन की अगर बात करें, इट रिमेन अ ग्लोबल हेल्थ थ्रेट विद इवॉल्विंग वेरिएंट्स एंड द शिफ्टिंग ट्रांसमिशन पैटर्न। इसका जो पैटर्न चेंज हो रहा है एक तरीके से हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। फ्यूचर में ये हो सकता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आए। हमें एक विजिलेंट एक तरीके से मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, रेगुलर बेसिस पे वैक्सीनेशन करने पड़ेंगे, उनके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, एंटीवायरल रिसर्च करनी पड़ेगी टू मैनेज दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, टू मैनेज दिस पर्टिकुलर क्राइसिस। एम्पॉक्स एक आज इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जनरेट हो गई है, साथ में जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे रिलेटेड टॉपिक्स और जो वायरस से रिलेटेड टॉपिक्स ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स हमारे यूपीएससी में पूछा जा चुका है, कोरोना के बारे में भी ऑलरेडी यूपीएससी 2 बार पूछ चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल अकेडमी। थैंक यू।